जय हिंद। ज्ञानकुरिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 75 सीजीपीएससी चैलेंज में आज हम देखेंगे दूसरा दिन, और दूसरे दिन पे छत्तीसगढ़ पे हम बात करेंगे महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन का, जिसमें आपको मिलेंगे छत्तीसगढ़ इतिहास के वाकाटक, गुप्त, नल, मौर्य वंश के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। तो देर न करते हुए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, सत्य कथन बताना है आपको। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पूरा भारत 4 भागों में विभक्त था। दूसरा कथन है, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग उत्तरापथ, दक्षिणी भाग दक्षिणापथ का हिस्सा था, और छत्तीसगढ़ का मध्य भाग अवंती का हिस्सा था। चलिए, तो इस क्वेश्चन पे बात किया जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पूरा भारत जो है वो 5 भागों में बटा हुआ था, जिसका उत्तरी भाग उत्तरापथ कहलाता था, दक्षिणी भाग दक्षिणापथ कहलाता था, लेफ्ट हैंड साइड आपका जो था आपका अवंती था, और हम बात करें पूर्वी भाग की, तो पूर्वी भाग में एक जो था वो कलिंग था, और एक जो भाग था वो प्राची था। तो कुल मिलाकर के हम बात करें तो पूरा भारत जो है 5 भागों में विभक्त था। छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी भाग था वो पाटलिपुत्र मतलब प्राची के अंतर्गत आता था, और दक्षिणी भाग जो है वो कलिंग के अंतर्गत आता था। इसका मतलब ये दूसरा कथन भी जो है वो क्या है, असत्य है। छत्तीसगढ़ का मध्य भाग अवंती का हिस्सा था, नहीं, छत्तीसगढ़ का मध्य भाग भी कलिंग का हिस्सा था। तो इस तरीके से हम बात करें तो ये तीनों कथन जो है वो क्या है, असत्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगर हम मौर्य वंश के बारे में बात करें तो मौर्यकालीन जो साक्ष्य है हमको छत्तीसगढ़ में सीता बेंगरा गुफा से मिली है, जहां से प्राचीनतम नाट्यशाला। जोगी मारा गुफा के बारे में बात करें तो इसको वरुण का मंदिर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुतनुका और देवदत्त के प्रेम का वर्णन है। ठीक। और हम बात करें कोटाडोल, जो कि आपको मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में मिलेगा, यहाँ पर अशोककालीन मूर्ति प्राप्त हुई है। कपाटपुरम की बात करें तो कपाटपुरम से अशोक का लाट मिला है, मतलब अशोक स्तंभ मिला हुआ है। सिरकट्टी, गरियाबंद जिले के बारे में बात करें तो सिरकट्टी से आपको पैरी नदी पे बंदरगाह गोदी के साक्ष्य मिले हैं, और अकलतरा, ठठारी, बारगांव, आरंग से मौर्यकालीन आपके सिक्के मिले हुए हैं। अगर हम बात करें इस पे प्रांतों की, 5 प्रांतों की बात करें तो 5 प्रांत में से हम देखते हैं, 5 प्रांतों की बात करें तो ये आपका उत्तरी प्रांत था। ठीक है, ये आपका दक्षिणापथ था, वो ये उत्तरी पथ था। ये आपका अवंती के बारे में बात कर लिए, ये आपका कलिंग वाला क्षेत्र हो गया, और ये आपका पाटलिपुत्र वाला क्षेत्र हो गया। अगले क्वेश्चन पे बात करें। अच्छा, इसका सही आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बात करें। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में छत्तीसगढ़ में सुंग वंश का शासन रहा, जिसके साक्ष्य मिले हैं। तो सुंग वंश का जो शासन है उसके साक्ष्य हमको कहां से मिले हैं, तो मल्हार से मिले हैं हमको। ठीक। तो सुंग वंश के बारे में बात करें तो पुष्यमित्र जो सुंग था वो इसका क्या था, पहला शासक था। उसके बाद उसी का पुत्र देखे तो अग्निमित्र देखे, अग्निमित्र जिसका क्या वर्णन जो है महाकवि कालिदास ने अपने मालविका अग्निमित्रम में उल्लेख है। अग्निमित्र उनका नायक है, उनकी रचना का। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करें तो सुंग वंश जो है आपका आपके क्षेत्र जो है मल्हार से तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है, किनका, वसुमित्र का। ठीक है, और सर्वप्रथम अभिलिखित सुंगकालीन लिपि में मल्हार से जो चतुर्भुजी प्रतिमा प्राप्त हुई है, उसमें जो वो अभिलिखित प्रतिमा है और वो जो लिखा हुआ है वो सुंगकालीन लिपि में लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मल्हार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बूढ़ी खार से प्राप्त विष्णु जी की लेख युक्त चतुर्भुजी प्रतिमा से किस वंश की जानकारी मिलती है। तो देखो, एक दो लिखित वाले हमको देख लिए, एक अभी मल्हार वाला देखे और एक बूढ़ी खार। तो मल्हार वाला जो है वो पहला अभिलिखित प्रतिमा है। ठीक है, तो ये हम अभी बात करते हैं बूढ़ी खार के। तो बूढ़ी खार की जो लेख युक्त चतुर्भुजी प्रतिमा है उसमें हमको किसकी जानकारी मिलती है, तो हमको जानकारी मिलती है इसमें सातवाहन वंश के। तो बूढ़ी खार सातवाहन की जानकारी मिलती है। शिलालेख से हमको वरदत्तश्री के गौदान का भी उल्लेख है। देवबलौदा से सती स्तंभ के लेख मिले हैं, और किरारी से काष्ठ स्तंभ के लेख मिले हैं। तो ये सारी जो जानकारी है वो सातवाहन से संबंधित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सातवाहन वंश। अगले क्वेश्चन पे चले। कुषाण कालीन सिक्के किस जिले से प्राप्त हुए हैं। रायगढ़ से, बिलासपुर से, कोरबा से, इनमें से सभी। तो कुषाण कालीन सिक्के रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा तीनों जिले से आपके प्राप्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। किरारी के काष्ठ स्तंभ में उल्लेखित पदाधिकारी पादमूलिक कौन था।
तो जैसा कि आपको पता है कि किरारी का कास्ट सिस्टम जो है वो सातवाहन वंश से संबंधित है। तो इस सातवाहन वंश का जो किरारी का जो कास्ट सिस्टम मिला है, उसमें उस समय के पद सोपान जो पद जो होते थे, अधिकारी होते थे, उनका उल्लेख है। उसमें किसी भी प्रकार के शासक का उल्लेख नहीं है। तो पादमुलिक के बारे में बात करें तो पादमुलिक जो होता था उस समय मंदिरों का रक्षक होता था। ठीक है। अगर हम अभियंता की बात करें तो कुलपुत्रक होता था। रक्षा अधिकारी जो होता था वो यानशाला युद्धगारी के नाम से उसमें दिया गया है। राजमहल प्रबंधक को गृहपति, मंदिरों का रक्षक पादमुलिक, इत्र परीक्षण अधिकारी सौगंधक, मांस बाजार का अधिकारी पलविथित पालक था, घोड़ा गृह अधिकारी अश्वरो और हाथी गृह अधिकारी हस्तरो, ये कहलाता था। तो इस तरीके से देखें, मंदिरों का रक्षक पादमुलिक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंदिरों का रक्षक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। इस राज्य में मित्र वंश का शासन क्षेत्र रहा है। तो मित्र वंश बोले तो अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो शुंग वंश है, शुंग वंश के ही कुछ शासक जो है आगे चल करके मित्र वंश कहलाए। ठीक, तो इनका भी जो शासन क्षेत्र जो था वो क्या था, मल्हार था। ये जनरली आपके सातवाहन के सामंत के रूप में काम कर रहे थे। और मित्र वंश के शासकों के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ इस क्षेत्र से रवि मित्र, सुमित्र, चंद्रमित्र, भूमित्र, इसके बारे में हमको जानकारी मिली है। इनके सिक्के प्राप्त हुए और सिक्कों में हाथी का अंकन है। चलिए, तो सही आंसर हुआ इसका मल्हार। अगले क्वेश्चन की बात करें, सातवाहन वंश के बारे में सत्य कथन नहीं है। क्वेश्चन को समझना है, ये जो क्वेश्चन है वो निगेटिव क्वेश्चन है। निगेटिव क्वेश्चन मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए, तो ऑप्शन ए, सातवाहन शासक स्वयं को दक्षिण पथ स्वामी कहते थे। हाँ, बिल्कुल कहते थे, ये सत्य कथन है। चलिए, इनमें इनके समय में प्रसिद्ध विद्वान टॉलमी छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। हाँ, ये भी है। तो ये जो टॉलमी है वो मिस्र का यात्री है और छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी सातवाहन के समय में, ये भी बिल्कुल सही है। दक्षिण कोसल का पूर्वी भाग खारवेल के क्षेत्राधिकार में था, तो ये भी बिल्कुल सही है। दक्षिण कोसल का जो पूर्वी भाग था, खारवेल मतलब आपका कलिंग वाला जो क्षेत्र है, उसके अधिकार में था, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन सही है। हमको बताना था कथन सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए, सातवाहन वंश के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी जो थी वो प्रतिष्ठानपुर थी, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। और इसकी जो क्षेत्रीय राजधानी थी, मतलब इस क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भी इसका प्रभाव रहा था, तो इस क्षेत्र में इन्होंने मल्हार को राजधानी बना करके रखा था। इसके मुख्य शासक की बात करें तो अपिलक, सातकर्णी, पुलुमावी, वेदश्री, जिसको वेद सीरीज भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, तो इनका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन सही है? इसके बारे में बात करें तो पहला कथन दिया है, सातवाहन वंश की शक्ति छीन होने के बाद वकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया था। बिल्कुल सही है ये। सातवाहन की शक्ति छीन होने के बाद ही वकाटक इस क्षेत्र पे आए थे। इस क्षेत्र में वकाटक वंश का पहला शासक प्रवरसेन प्रथम हुआ। हाँ, इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो पहला शासक प्रवरसेन होगा, क्योंकि अगर और बात किया जाए तो पहला शासक तो वैसे विंध्य शक्ति था, पहला शासक विंध्य शक्ति था, लेकिन इस क्षेत्र में जो शासक था वो प्रवरसेन था। तो ये भी कथन सही हुआ। तीसरे कथन के बारे में बात करें, विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था, नहीं, ये कथन असत्य है। विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र नहीं, पिता था। तो पहला शासक जो हुआ था एक्चुअल में विंध्य शक्ति हुआ था, लेकिन वो इस क्षेत्र में नहीं था। प्रवरसेन इस क्षेत्र का शासक हुआ था। तो इस तरीके से देखें तो पहला और दूसरा कथन जो है वो क्या है, सत्य है। तीसरा कथन जो है वो असत्य है। तो सही कथन बताना था, 1 और 2 जो है वो सही है। तो सही आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, वकाटक वंश के बारे में बात करें तो वकाटक वंश की जो राजधानी थी वो नंदीवर्धन थी। इनके जो समकालीन जो थे गुप्त और नल वंश थे। शासक के बारे में बात करें तो पहला शासक इसका विंध्य शक्ति हुआ, प्रवरसेन हुआ, रुद्रसेन प्रथम हुआ। रुद्रसेन प्रथम को हम महेंद्र सेन के नाम से जानते हैं। पृथ्वीसेन प्रथम हुआ, फिर रुद्रसेन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन, पृथ्वीसेन और हरिसेन हुए। तो पहला शासक जो था वो कौन था, विंध्य शक्ति था, लेकिन इस क्षेत्र में प्रवरसेन था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, साहित्य में रुचि रखने वाला वकाटक शासक थे। तो प्रवरसेन प्रथम, प्रवरसेन द्वितीय, रुद्रसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय, दोनों जो थे वो क्या थे,
प्रवरसेन प्रथम, प्रवरसेन द्वितीय, रुद्रसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय, ये चारों की चारों जो है वो क्या है, वकाटक शासक है। लेकिन साहित्य में रुचि रखने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है, प्रवरसेन द्वितीय है। प्रवरसेन द्वितीय के बारे में बात करें तो प्रवरसेन द्वितीय जो है एक्चुअल में रुद्रसेन द्वितीय और प्रभावती, ठीक। तो प्रभावती का विवाह किनके साथ हुआ, रुद्रसेन के साथ हुआ। प्रभावती जो कौन थी, चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त साम्राज्य वाले चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इनका विवाह रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ। इनका एक बेटा हुआ जिनका नाम था क्या, दामोदर सेन। इन्हीं दामोदर सेन का नाम क्या था, प्रवरसेन। और ये जो है वो साहित्य में रुचि रखने वाले व्यक्ति थे। इनकी एक फेमस किताब है, रचना है, जिसका नाम है सेतु बंध, ठीक। तो संभवतः इसी कारण क्या हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन थे, कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन थे, कालिदास थे। कालिदास उसके नवरत्न में शामिल थे। तो ये कालिदास जो है वो आपको पता है कि कौन है, कवि है। तो संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से आपके ये प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में आए थे कौन, कालिदास आए थे। क्यों, क्योंकि इनके जैसे ही रचनाकार जिन्होंने सेतुबंध की रचना की है, तो संभवतः इसी के लिए चर्चा करने के लिए आए रहे होंगे। तो उसी समय ये रास्ते में आपके रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूतम की रचना इन्होंने की है। तो आपको कालिदास मेघदूतम की रचना की है, तो कालिदास भी, अब एक क्वेश्चन और बन सकता था कि किनके दरबार पे कालिदास आए थे। तो कालिदास जो है वो प्रवरसेन द्वितीय के दरबार पे आए थे, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवरसेन द्वितीय। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आरंग से रत्न जड़ मयूर सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये किसके हैं। तो आरंग से जो मयूर सिक्का प्राप्त हुआ है वो गुप्त में देखे तो कुमार गुप्त का है। तो सबसे ज्यादा वैसे कुमार गुप्त के हमको सिक्के प्राप्त हुए हैं। हमको चंद्रगुप्त द्वितीय का, भानुगुप्त का, समुद्रगुप्त का भी सिक्का मिला है। पर आरंग से जो रत्न जड़ित मयूर सिक्का है वो कुमार गुप्त का है। गुप्तकालीन सिक्के जो है आरंग के साथ साथ पिटाईविल, खैरताल, कुलिया, यहां से भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। बानाबरस से कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त और कांच गुप्त का सिक्का मिला है। खरसिया से जो मिला है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का सिक्का मिला है। और कुमार गुप्त के जो सिक्के हैं वो आरंग, पिटाईविल, खरताल और कुलिया से। तो और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि सर्वाधिक सिक्के किसके मिले हैं, तो सर्वाधिक सिक्के आपको मिले हैं कुमार गुप्त के। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कुमार गुप्त। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, वकाटक ने गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ये ज्ञात होता है। तो किससे ज्ञात होता है, तो ये ज्ञात होता है हमको पूना अभिलेख से। और ये पूना अभिलेख जो है वो किसकी है, तो प्रभावती का पूना अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति मतलब आपका इलाहाबाद स्तंभ लेख। इलाहाबाद स्तंभ लेख को ही हम क्या बोलते हैं, प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं, जिनको किसने लिखा था, हरिसेन ने लिखा था। और हरिसेन किसके लिए, आपके समुद्रगुप्त के लिए, ठीक है, उनके विजय गाथा को दिखाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो पूना अभिलेख हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सही सुमेलित है, ठीक। तो एक तरफ आपको साक्ष्य दे दिए हैं, पोड़ागढ़ अभिलेख, विलासतुंग, पड़िया पाथर, स्कंद वर्मन, केसरी बेड़ा, अर्थपति भट्टारक, रिद्धिपुर ताम्रपत्र, भीमसेन। तो ये विलासतुंग, अर्थपति, स्कंद वर्मन, भीमसेन, ये जो शासक है, ये जो है वो नलवंशी शासक है, नलवंशी शासक है। और ये उनके समय के क्या है, अभिलेख है। तो इसको सही सुमेलित करना है तो इसके लिए आपको याद रखना है पोड़ागढ़। पोड़ा, पोड़ा को आप ये समझो कोड़ा, कोड़ा को आपको रिलेट करना है कोड़ा से। और कोड़ा जैसी हम करते हैं तो क्या निकलता है, कंद निकलता है, कांदा निकलता है। तो पोड़ागढ़ अभिलेख जो है वो स्कंद वर्मन का है, तो ये तो सुमेलित नहीं, ठीक। विलासतुंग के बारे में बात करें तो विलासतुंग जो है ये राजिम शिलालेख है। तो राजिम शिलालेख किसका है, विलासतुंग का है। पोड़ागढ़ अभिलेख किसका है, स्कंद वर्मन का है। पंडिया पाथर के बारे में बात करें तो इसको पांड्या जो है वो पांडव से रिलेट कर सकते हो। पांडव जो है वो भीम है, तो भीमसेन जो है, ठीक है, वो किससे सुमेलित होगा, पड़िया पाथर से। केसरी बेड़ा के बारे में बात करें तो केसरी से आपको याद रखना है केसर, और केसर जो होता है बहुत महंगा होता है, ठीक। बहुत महंगा होने के कारण आपको पैसे, पैसे मतलब इकोनॉमिक्स मतलब अर्थ की जरूरत पड़ेगी। तो केसरी बेड़ा ताम्रपत्र जो है वो अर्थपति भट्टारक का है, तो ये वाला जो है वो क्या है, सुमेलित है। लेकिन अब एक और बच गया, रिद्धि। रिद्धि के लिए आपको याद करना है, रिद्धि के लिए
कि रिद्धि के लिए आप एक चीज याद रखो, जैसे अगर आपने गणेश की आरती की होगी तो रिद्धि सिद्धि दक्षिण वाम ये वर्ड सुने होंगे। तो रिद्धि सिद्धि कौन है? तो रिद्धि सिद्धि जो है वो भगवान गणेश की क्या है? पत्नियां हैं। ठीक है, तो इससे आपको याद रखना है रिद्धि सिद्धि के बारे में। भगवान गणेश की पत्नियां हैं, और गणेश जो होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके एक दंत वाले होते हैं, दांत वाले होते हैं। ठीक है, तो एक वर्ड आप याद रख सकते हो, भवदत्त। ठीक, तो भव मतलब भगवान, दत्त मतलब आपका दांत वाले। तो कौन से भगवान? गणेश भगवान। गणेश भगवान से रिलेट कर लेना है रिद्धि को, तो भवदत्त वर्मन। तो रिद्धिपुर ताम्रपत्र अभिलेख जो है वो भवदत्त वर्मन का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ क्या हुआ? केसरी बेड़ा अर्थपति भट्टारक सही सुमेलित है, बाकी जो है वो सुमेलित नहीं। चलिए, और नलवंशी शासक के जो जानकारी के जो स्रोत मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो पोड़ागढ़ अभिलेख जो है, जो स्कंद वर्मन का है, वो आपको मिला है जयपुर से। जयपुर आप राजस्थान वाला मत समझना, उड़ीसा वाला जयपुर है। पंड्या पाथर जो भीम का है, भीमसेन का है, वो भी उड़ीसा से मिला है। केसरी बेड़ा जो अर्थपति भट्टारक का है, वो भी उड़ीसा से मिला है। रिद्धिपुर ताम्रपत्र जो केसरी बेड़ा रिद्धिपुर भवदत्त वर्मन का है, वो आपको अमरावती से मिला है। और कुलिया अभिलेख ये बालों से, और गुंजाम ताम्रपत्र ये कोरापुट से। तो सही सुमेलित क्या हुआ? केसरी बेड़ा अर्थपति भट्टारक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे, नल वंश का वास्तविक संस्थापक था। यहां पर एक शब्द दे दिया है वास्तविक। अगर बोला जाता कि नल वंश का संस्थापक कौन था, तो नल वंश का संस्थापक होता शिशुक। ठीक, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक बोल दिया जा रहा है तो वास्तविक संस्थापक होगा वराहराज। शिशुक आप ऐसे आ सकते हैं, नल नल से अगर शिशुक को आप शुष्क वर्ड आप यूज कर सकते हो, शुष्क जैसे याद रखेंगे तो शिशुक याद आ जाएगा। शुष्क को सूखा गीला करने के लिए आपको नल की जरूरत पड़ेगी। तो शिशुक जो है इसका संस्थापक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? वराहराज है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन, वकाटक शासक नरेंद्र सेन को पराजित कर उनकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस करने वाला नलवंशी शासक कौन है? चलिए, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बैक करते हैं। तो ये नलवंश का जो शासक था वो कौन था? वराहराज था। इसी वराहराज को पराजित करके कौन? नरेंद्र सेन। तो नरेंद्र सेन ने वराहराज को पराजित किया था। तो नरेंद्र सेन को पराजित करने के लिए, और नरेंद्र सेन कहां के? वो नंदीवर्धन के थे। तो इनको किसने किया? तो भवदत्त वर्मन। ठीक, तो भवदत्त वर्मन इन्होंने क्या कर दिया? नरेंद्र सेन को पराजित करके उसकी जो राजधानी थी नंदीवर्धन, उसको क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया। चलिए, नलवंशी शासक अर्थपति भट्टारक को पराजित करने वाला, अब बदला लेने की बारी है, रिवेंज की बारी है। तो अर्थपति भट्टारक को पराजित करने वाला वकाटक शासक कौन है? तो एक बार नल पराजित कर रहे, एक बार वकाटक पराजित कर रहे, फिर नल पराजित कर रहे। तो इस बार नल शासक अर्थपति भट्टारक को पराजित करने वाला, तो ये सेकेंड टाइम है। ठीक है, तो सेकेंड टाइम को याद रखने के लिए आप ये याद रख सकते हैं। चलिए, तो यहां पर आया आपका अर्थपति भट्टारक। अर्थ का मतलब हो गया पृथ्वी, तो सही आंसर हो जाएगा इसका क्या? पृथ्वीसेन द्वितीय। तो पृथ्वीसेन द्वितीय इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए, विजयी था, विजयी है और विजयी रहेगा, ये किस शिलालेख की पंक्ति है? चलिए, तो ये जो शिलालेख है ये मिलेगा आपको पोड़ागढ़ में। ठीक, तो पोड़ागढ़ अभी जस्ट पहले वाले में पढ़े थे कि पोड़ागढ़ अभिलेख जो है वो किसका है? तो वो है आपका स्कंद वर्मन का। पोड़ागढ़ अभिलेख किसका है? स्कंद वर्मन का। तो अभी जस्ट इसके पहले वाले में हमने देखा नलवंशी शासक अर्थपति भट्टारक को पराजित करने वाला वकाटक शासक कौन है? तो वकाटक कौन है आपका? पृथ्वीसेन द्वितीय। तो पृथ्वीसेन द्वितीय ने किसको हरा दिया था? अर्थपति भट्टारक को। यहां पर भट्टारक शब्द जो दिया हुआ है ना, एक्चुअल में भट्टारक का मतलब होता है ज्येष्ठ। तो इसका मतलब यह है अर्थपति भट्टारक जो है अपने पिता का ज्येष्ठ पुत्र था। तो अर्थपति भट्टारक का ही भाई था कौन? ये आपका स्कंद वर्मन। तो स्कंद वर्मन ने अब अर्थपति भट्टारक का बदला लेने के लिए देवसन पर आक्रमण किया और उसको हराया, और उसको हरा करके ठीक पोड़ागढ़ पे क्या किया? ये लिखाया, विजयी था, विजयी है और विजयी रहेगा। क्योंकि पहले से इन लोगों का किसका? नलवंशी शासकों का था प्रभुत्व, उसको हरा दिया वकाटकों ने, फिर नल ने, फिर वकाटक, फिर नल ने।
तो इस बार उन्होंने लिखा विजयी थे, विजयी है और विजयी रहेंगे। तो ये कहां से देखने को मिलता है? पोड़ागढ़ से देखने को मिलता है। और पोड़ागढ़ जो है वो नलों का पहला शिलालेख है। चलिए अगला क्वेश्चन। असत्य कथन है स्कंद वर्मन ने पुष्करी को पोड़ागढ़ के रूप में परिवर्तित किया। ठीक है, बिल्कुल सही कथन है। अभी स्कंद वर्मन के बारे में देखें, इन्होंने वकाटक नरेश देवसेन को हराया था, तो दूसरा कथन भी वही है, वकाटक नरेश देवसेन को पराजित किया, बिल्कुल पराजित किया। फिर इसको पुष्करी को क्या कर दिया? पोड़ागढ़ के रूप में परिवर्तित कर दिया, ये भी सही है। पोड़ागढ़ में शिव मंदिर का निर्माण कराया, ये कथन गलत है। शिव मंदिर ने विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, तो पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था किसने? स्कंद वर्मन ने कराया था और अग्रग्रह परंपरा का सूत्रपात किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोड़ागढ़ में शिव मंदिर का निर्माण कराया, ये असत्य कथन है, विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में सत्य कथन है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है। हाँ बिल्कुल कहा गया है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में। और ये प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? तो यह है आपका हरिसेन। चलिए, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। बिल्कुल किया था, महेंद्र सेन को पराजित किया था। और बस्तर क्षेत्र में देखें तो व्याघ्रराज को पराजित किया था, ये भी सही है। तीसरा, उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। नहीं, ये असत्य कथन है, क्योंकि इन्होंने अपने साम्राज्य में राज्य को सम्मिलित नहीं किया, वरन उनको क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। और इसके लिए एक नीति था जिसको हम लोग ग्रहण मोक्ष अनुग्रहण की नीति बोलते हैं। मतलब विजय तो प्राप्त किए और वापस कुछ टैक्स लेकर के उनको वापस उनको सत्ता सौंप दिए। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाया हुआ था। तो ये जो तीसरा जो कथन है वो क्या है? असत्य कथन है। तो पहला और दूसरा जो है वो सही है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव लोचन मंदिर के बारे में असत्य कथन है। असत्य कथन बोल रहा है। चलिए, इसका निर्माण 7वीं 8वीं शताब्दी में हुआ था। हाँ बिल्कुल 7वीं 8वीं शताब्दी में हुआ था, नलवंशी शासकों ने किया था। अच्छा, नलवंशी शासक ने बनवाया था? हाँ बिल्कुल बनाया था, नलवंशी शासक विलास तुंग की बात कर रहे हैं। यह पंचायतन शैली का मंदिर है। जी, ये पंचायतन शैली का मंदिर है, ये भी सही है। इसमें भगवान रामचंद्र की मूर्ति है? नहीं, ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। तो ऑप्शन डी ये जो है वो क्या है? असत्य हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है महाजनपद काल में इस क्षेत्र की राजधानी थी। इस क्षेत्र मतलब आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो महाजनपद काल में इस क्षेत्र को हम लोग चेदी महाजनपद के नाम से जानते थे। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहे हैं राजधानी क्या थी। ठीक है, तो राजधानी जो थी वो सुक्तिमती थी। तो उस समय 18 महाजनपद थे। जनपद कितने थे? 18 महाजनपद थे। 18 महाजनपद में से एक जनपद जो था वो चेदी महाजनपद था, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? छत्तीसगढ़ बोल रहे हैं। राजधानी की बात करें तो राजधानी जो था वो क्या था? सुक्तिमती था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुक्तिमती हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। मल्हार से प्राप्त मीर्ण मुद्रा किस शासक की है? तो मल्हार से जो प्राप्त मीर्ण मुद्रा जो है वो वेदश्री की है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट। किस वंश के शासकों के समय बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन छेरी गोदरी गुफा आए थे? तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? नागार्जुन। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध भिक्षुक थे। ठीक है, नागार्जुन का अगर टाइम पीरियड अगर आपको याद हो गया तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वो नागार्जुन जो आए थे वो 30 BC में छत्तीसगढ़ की यात्रा किए थे। और छत्तीसगढ़ में जब यात्रा किए थे तो ये सिरपुर वाले क्षेत्र में सिरपुर की यात्रा किए थे। और इस समय सातवाहन वंश का यहाँ पर क्या था? शासन था। सातवाहन वंश का शासन था। ठीक है, और सिरपुर में जब ये यहाँ पर आए तो सिरपुर के पास चांदा देवी करके गुफा है, और वहीं पर पासी में एक और गुफा है, छेरी गोदरी गुफा है। कौन सी गुफा है? छेरी गोदरी गुफा है। ठीक, तो यही छेरी गोदरी गुफा को बाद में अभी 2005-2006 में जब इसका जो खोज खबर लिया गया, गुफा के बारे में पता चला, तब इस गुफा का नामकरण किया गया नागार्जुन गुफा।
ठीक है। तो नागार्जुन आया था, इसके साक्ष्य मिले कहां से? छेरी गोदरी गुफा से, इसलिए इस गुफा को क्या बोला गया है? नागार्जुन गुफा के नाम से जानते हैं। तो बौद्ध भिक्षु नागार्जुन किसके समय में आए थे? सातवाहन के समय में आए थे। ठीक है, छेरी गोदरी गुफा, नागार्जुन गुफा, और यहीं पर वो क्या किए थे? ध्यान लगाए थे। 30 ईसा पूर्व में आए हुए थे। ठीक है, पासी में एक चांदादाई गुफा भी है। चांदादाई गुफा जो है वो राजा सिंघाधुरवा जनजातियों के, ठीक है, उससे संबंधित है। तो यहाँ पर क्या होता है? चांदादाई गुफा में पूजा पाठ होता है, इस गुफा की पूजा होती है, यहाँ पर पूजा होता है। लेकिन हम बात करें छेरी गोदरी गुफा की, तो यहाँ पर पूजा नहीं होता है। अगर एक दलाई लामा के बारे में बात करें, तो दलाई लामा जब सिरपुर की यात्रा पर आए हुए थे, यहाँ पर छत्तीसगढ़ आए हुए थे, सिरपुर की यात्रा किए थे, तो इसी कारण ये जो नागार्जुन गुफा में इनको लेकर के ले जाया गया था, वहां पर चांदादाई गुफा इनको नहीं ले जाया गया। तो अगला क्वेश्चन, कौन सातवाहन काल में इस राज्य में यात्रा किए थे? कौन सा जो यात्री है वो सातवाहन काल में इस राज्य में यात्रा किए थे? तो फायान, वेनसोंग, टॉलमी या इब्ने बतूता। हम सातवाहन काल की बात करें तो वेनसोंग और फायान तो नहीं है, इसका जो सही आंसर है वो क्या है? टॉलमी है। इसको और एक क्वेश्चन पे देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में मिले आहत मुद्रा किस काल के हैं? तो आहत मुद्रा जो है वो किस काल के हैं? मौर्य कालीन है। ठीक है, आहत मुद्रा जो होते हैं वो किसके होते हैं? सिल्वर होते हैं, चांदी के होते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, किरारी के काष्ठ स्तंभ में किस सातवाहन कालीन शासक का उल्लेख है? गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, या वेद श्री जिसको वेद श्री भी बोला जाता है, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि किरारी के काष्ठ स्तंभ पे किसी भी शासक का उल्लेख नहीं है। किरारी के काष्ठ स्तंभ में जो पद सोपान, मतलब उस समय वह कौन कौन से अधिकारी होते थे उसका उल्लेख है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। थैंक यू।